जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज हम पॉलिटी की नेक्स्ट क्लास के बारे में बात कर रहे हैं। भाग 4 के बारे में बात करेंगे। भाग 4 राज्य की नीति निर्देशक तत्व के बारे में है, ठीक है। और इसमें जो आर्टिकल आते हैं वो आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक आते हैं। राज्य की नीति निर्देशक तत्व को भारतीय संविधान में आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, ठीक है। और आयरलैंड ने अपने संविधान में कहाँ से लिया है? स्पेन से लिया है, ठीक है। तो भारत ने किससे लिया है? आयरलैंड से। और आयरलैंड ने किससे लिया है? स्पेन से लिया गया है, ठीक है। अब एक विद्वान है ग्रेनविल ऑस्टिन। ग्रेनविल ऑस्टिन ने राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा बोला है। बेसिकली जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है उनका उद्देश्य होता है कि जो सरकार है वो लोक कल्याणकारी नीतियाँ लेके आएगी, ठीक है। लोक कल्याणकारी राज्य का एक निर्माण करेगी। ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व का एक उद्देश्य है, क्योंकि जब भारतीय संविधान जब बना था तो भारत के इतना पैसा नहीं था कि सरकार जनता का कल्याण कर सके, लेकिन इसलिए संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को रखा गया, जिससे ये बताया जाता है कि जब सरकार के पास पैसा आएगा तो सरकार प्रजा का क्या करेगी? ध्यान रखेगी, ऐसी नीतियाँ लेके आएगी जिससे कि कल्याण किया जा सके, ठीक है। इसका उद्देश्य होता है कि लोक कल्याणकारी राज्य का निर्माण करना, जिससे समाज में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना की जा सके, ठीक है। इसी की वजह से सरकार जो होती हैं वो राशन कार्ड जैसी सुविधाएं जनता को देती हैं, ठीक है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में अगर किसी भी चीज़ का हनन होता है तो हम डायरेक्ट न्यायालय नहीं जा सकते हैं। न्यायालय में वाद विवाद नहीं है। न्यायालय में हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट वहाँ पे नहीं पहुँच पाएंगे, क्योंकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व टोटल सरकार पर डिपेंड करते हैं। अगर सरकार के पास पैसा है तो सरकार हमें देगी, अगर सरकार के पास पैसा नहीं है तो सरकार हमें वो सुविधाएं नहीं देगी। लेकिन अगर आपके मूल अधिकार का हनन होता है तो आप सीधे कहाँ जा सकते हैं? न्यायालय जा सकते हैं। न्यायालय में वो वाद योग्य हैं, न्यायालय में उन पर बहस हो सकती है, लेकिन राज्य के नीति निर्देशक तत्व पे न्यायालय में बहस नहीं हो सकती है, ठीक है। केटी शाह ने कहा है कि नीति निर्देशक तत्व उस चेक के समान है जिसमें बैंक जो है अपनी इच्छा पर क्या करेगी? जारी करेगी, ठीक है। तो केटी शाह ने क्या कहा है, इसे याद रखना। केटी शाह ने क्या कहा है कि नीति निर्देशक तत्व उस ब्लैंक चेक के समान है जो बैंक अपनी इच्छा अनुसार क्या करेगी? देगी जनता को। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व उस ब्लैंक चेक के समान होते हैं। जब सरकार का मन होगा तब जनता को वो देगी, या सरकार के पास जब पैसा होगा तब जनता को वो सुविधाएं देगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 36 के बारे में। कहाँ से स्टार्ट है नीति निर्देशक तत्व? 36 से लेकर 51 तक, ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं आर्टिकल 36 के बारे में। आर्टिकल 36 में परिभाषा दी गई है कि राज्य की नीति निर्देशक तत्व की क्या परिभाषा हो सकती है, ठीक है। आर्टिकल 37 कहता है कि न्यायालय द्वारा यह लागू नहीं किया जा सकता। न्यायालय द्वारा ये लागू नहीं किया जा सकता। ये किस पर निर्भर करता है? सरकार के ऊपर टोटली निर्भर करता है। अगर सरकार सुविधाएँ देना चाहती है तो दे, नहीं देना चाहती है तो कोई बात नहीं है, ठीक है। तो हम इसके लिए न्यायालय नहीं जा सकते हैं। आर्टिकल 38 कहता है सरकार जनता का कल्याण करेगी। सरकार जनता का कल्याण करेगी। इसी वजह से सरकार क्या करती है? राशन कार्ड जैसी सुविधाएं जनता को देती है। आर्टिकल 39 कहता है कि समान काम के लिए समान वेतन होना चाहिए। समान काम के लिए क्या होना चाहिए? समान वेतन होना चाहिए। और जो संसाधन हैं, सरकार के पास जो संसाधन है उन संसाधन का उचित वितरण होना चाहिए, जिससे कि सभी लोगों के पास चीज़ें पहुँच जाएँ। लेकिन समान काम के लिए समान वेतन, ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व के आर्टिकल 39 में है। लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल होता है? वही काम अगर एक पुरुष करता है और वही काम एक महिला करती है, क्या उनकी तनख्वाह में अंतर नहीं होता? क्या उनके वेतन में अंतर नहीं होता है? ठीक है। आर्टिकल 39 का कहा, एक आर्टिकल 39 में ही एक संशोधन किया गया, 42वां संविधान संशोधन इन 1976 के अंदर। उसमें यह था कि निःशुल्क विधि कानूनी सहायता की बात की है कि अगर आपके पास कोई वकील नहीं है, अगर आप कोई आपका कोई केस वकील नहीं लड़ रहा है, तो सरकार आपको निःशुल्क विधि कानूनी सहायता प्रोवाइड कराएगी, सरकार आपको वकील देगी। ये किसमें है? 39 के काम में है। ये कई बार पूछा गया है पेपर में। अगर हम आर्टिकल 40 की बात करें, आर्टिकल 40 कहता है कि ग्राम के अंदर, गांव के अंदर पंचायतों का गठन होना चाहिए। गांव के अंदर क्या होना चाहिए? पंचायत का गठन होना चाहिए। ये भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। आर्टिकल 41 ये कहता है कुछ दिशाओं में सरकारी सहायता। कुछ दिशाओं में सरकारी सहायता। सरकारी सहायता इसका मतलब क्या है? जैसे कि काम, शिक्षा प्राप्त करना, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग के लिए साइकिल, ठीक है। जैसे ही शिक्षा प्राप्त करने में क्या होता है, जब आप कोई शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, हायर एजुकेशन प्राप्त करना चाहते हैं, तो सरकार आपको क्या करती है? लोन दिलवाने में हेल्प करती है। आप किसी भी बैंक से जाकर लोन ले सकते हैं। तो ये क्या है? एक सरकारी संस्था, सरकार के द्वारा
सरकार के द्वारा सहायता की जाती है। ठीक है, ऐसे ही विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन ये सरकार चलाती है। सरकार चाहे तो इसे बंद कर सकती है। ठीक है, क्योंकि ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व में आता है। इसी की वजह से विकलांग के लिए साइकिल भी प्रोवाइड करवाना सरकार देती है। ठीक है, क्यों देती है? क्योंकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, उनका उद्देश्य है कि लोक कल्याण राज्य का निर्माण करना। ठीक है, आर्टिकल 42 कहता है मनोचित दिशाओं में, किस दिशाओं में? मनोचित दिशाओं में या प्रसूति सहायता प्राप्त करना। ठीक है, जैसे कि कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, लेडीज़ है, वो प्रेग्नेंट है तो मैटरनिटी लीव मिलती है उसे। क्या मिलती है? मैटरनिटी लीव मिलती है। या फिर वो वहाँ पे ऑफिस में काम करती है तो उसे ऐसा कोई काम करने नहीं दिया जाता तो भारी भरकम हो, तो वो किस में है? आर्टिकल 42 के अंदर है। आर्टिकल 43 के अंदर क्या है? निर्वाह योग्य मजदूरी। मतलब जब भी कोई व्यक्ति ऐसा कोई काम करता है तो उसे कम से कम उस काम में इतना वेतन मिलना चाहिए कि वो अपने परिवार को पाल सके। क्या कर सके? पाल सके। तो आर्टिकल 41, 42, 43 को याद करने की ट्रिक है दमन। क्या ट्रिक है? दमन। आर्टिकल 41 द का मतलब कुछ दशाओं में आपकी सहायता करेगी सरकार। कौन कौन सी दशाएं होंगी? शिक्षा प्राप्त करने की स्थिति होगी, या फिर वृद्धा पेंशन होगी, विधवा पेंशन होगी, विकलांगों को साइकिल देनी है। ये क्या है? आर्टिकल 41 है। माँ का मतलब मनुचित दशाएं। आर्टिकल 42 मनुचित दशाएं। ठीक है, मनुचित दशा का मतलब अगर प्रसूति सहायता चाहिए तो उसे मैटरनिटी लीव मिल सकती है। ठीक है, ना का मतलब आर्टिकल 43, ना का मतलब क्या होता है? निर्वाह योग्य मजदूरी। मतलब कम से कम इतना वेतन तो होना चाहिए जिससे कि वो अपने परिवार का लालन पालन पोषण कर सके। तो हमें आर्टिकल याद रखने के लिए क्या करना पड़ेगा? दमन। आर्टिकल 41 द, आर्टिकल 42 माँ, आर्टिकल 43 ना। कुछ दशाओं में सरकारी सहायता। माँ का मतलब क्या है? मनोचित दशाएं, प्रसूति सहायता। ना का मतलब निर्वाह योग्य मजदूरी। ठीक है, अब आर्टिकल 43 का कहा, आर्टिकल 43 का कहा, यह कहता है कि उद्योग प्रबंधन में, उद्योग मैनेजर में, मतलब कोई कंपनी है, फैक्ट्री है, उसका जो मैनेजमेंट है, उद्योग प्रबंधन में जो वहाँ पे काम कर रहे हैं उनकी भागीदारी होनी चाहिए। कामगारों की भागीदारी होनी चाहिए। इसलिए कंपनी के अंदर क्या होता है? सुपरवाइज़र होता है, सुपरवाइज़र से ऊपर क्या कहते हैं? इंजीनियर होता है। तो ये सारी पोस्ट डिफाइन होती हैं, किसकी वजह से होती हैं? कि मैनेजमेंट में जो काम करने वाले लोग हैं उनकी भागीदारी सुनिश्चित की जा सके। आर्टिकल 43 का आर्टिकल 44 क्या कहता है? समान सिविल संहिता। ठीक है, समान सिविल संहिता। इसका मतलब क्या होता है? आर्टिकल 44 कहता है कि सभी धर्मों के लिए विवाह और तलाक के जो नियम कानून होंगे सेम होंगे। ठीक है, सभी धर्मों के लिए विवाह और तलाक की समान शर्तें होंगी, चाहे विवाह किसी भी रीति के अनुसार क्यों ना हो। ठीक है, उसके तलाक की शर्तें क्या होंगी? समान होनी चाहिए। इसे बोलते हैं समान सिविल संहिता। पेपर में कई बार पूछा गया है ये। ठीक है, आर्टिकल 45 क्या कहता है? आर्टिकल 45 ये कहता है कि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे जो होते हैं, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के स्वास्थ्य की जिम्मेदारी किसकी होगी? सरकार की होगी। स्वास्थ्य को ध्यान रखने की जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की होती है। ठीक है, और ये आर्टिकल 45 ये भी कहता है 6 से 14 वर्ष के लोग जो होते हैं, बच्चे जो होते हैं, उनको निःशुल्क शिक्षा देने की जिम्मेदारी सरकार की है। ठीक है, आर्टिकल 46 क्या कहता है? आर्टिकल 46 कहता है SC, ST और OBC के लिए विशेष आरक्षण की सुविधा है। आर्टिकल 46 में क्या है? SC, ST, OBC के बारे में विशेष आरक्षण की सुविधा है। ठीक है, क्योंकि उन्हें आरक्षण दिया जाता है। आपको नौकरी में भी आरक्षण मिलेगा। ठीक है, आपको कहीं पे भी फॉर्म भर रहे हैं तो उसमें भी थोड़ा फाइनेंशियली आरक्षण मिलता है। आर्टिकल 47 कहता है कि सरकार पोषायुक्त आहार उपलब्ध कराएगी। सरकार क्या कराएगी? पोषायुक्त आहार उपलब्ध कराएगी। इसी की वजह से जो सरकारी स्कूल होते हैं वहाँ पे मिड डे मील मिलता है। क्या मिलता है? मिड डे मील मिलता है, बच्चों को नाश्ता मिलता है। वो आर्टिकल किसके तहत मिलता है? आर्टिकल 47 के तहत मिलता है। ठीक है, आर्टिकल 47 ये भी कहता है कि सरकार नशीली दवाइयों, शराब पर प्रतिबंध लगाएगी। लेकिन ये सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि वो नशीली दवाइयों पर प्रतिबंध लगाती है या शराब पर प्रतिबंध लगाती है। जैसा कि बिहार में शराब पर प्रतिबंध है, ठीक है, यूपी में नहीं है। तो अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरीके से राज्य के नीति निर्देशक तत्व लागू होते हैं। आर्टिकल 48 कहता है कृषि एवं पशुपालन को बढ़ावा देना। आर्टिकल 48 क्या कहता है कि सरकार जो है कृषि और पशुपालन को बढ़ावा देगी। इसी वजह से कि जो गाय है, गाय की हत्या करना, गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाया गया है। ठीक है, इसी की वजह से नाबार्ड की स्थापना की गई। जो आपकी क्रांति हुई थी ना, हरित क्रांति हुई, ठीक है, नाबार्ड बना, क्यों किसके आर्टिकल के तहत हुआ? 48 आर्टिकल के तहत। ठीक है, 48 आर्टिकल के तहत कृषि में क्रांति आई। ठीक है, आर्टिकल 48 का क्या कहता है? पर्यावरण और वन्य जीव की रक्षा करना किसका काम है? सरकार का काम है। पर्यावरण और वन्य जीव की रक्षा करना सरकार का
परम कर्तव्य है। ये 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा राज्य के नीति निर्देशक तत्व में जोड़ा गया। आर्टिकल 49 ये कहता है राष्ट्रीय स्मारकों की रक्षा करना सरकार का परम कर्तव्य है। राष्ट्रीय स्मारक मतलब ताजमहल है, लाल किला है, जो राष्ट्र की धरोहर हैं उनकी रक्षा करना किसका काम है? सरकार का काम है। आर्टिकल 50 कहता है 50-50 कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग कौन सा आर्टिकल करता है? आर्टिकल 50 करता है। आर्टिकल 50 कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करता है। आर्टिकल 51 क्या कहता है? अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना। आर्टिकल 51 क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देने की काम करता है। इसी आर्टिकल की वजह से भारत जो है यूएनओ का सदस्य है। भारत जब भी किसी दो देशों के बीच में मध्यस्थता करवाता है वो आर्टिकल 51 के थ्रू ही कराता है, क्योंकि आर्टिकल 51 ये कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना। ठीक है, अब हम बात करते हैं मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व के अंतर। इन दोनों के बीच में क्या अंतर होते हैं? मूल अधिकार भाग 3 में है और नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में है। मूल अधिकार को यूएसए से लिया गया है, जबकि नीति निर्देशक तत्व को आयरलैंड से लिया गया है। मूल अधिकार नैसर्गिक अधिकार होते हैं। क्या होते हैं? नैसर्गिक अधिकार होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि ये जन्म के बाद ही हमें मिल जाते हैं, और नीति निर्देशक तत्व नैसर्गिक अधिकार नहीं होते हैं। ठीक है, मूल अधिकार न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है, बाध्य योग्य है। न्यायालय में आप जा सकते हैं, लेकिन नीति निर्देशक तत्व के लिए आप न्यायालय में नहीं जा सकते। अगर किसी को राशन कार्ड है या राशन मिल रहा है और आपको राशन नहीं मिल रहा है तो आप न्यायालय नहीं जा सकते हैं कि इसको राशन मिल रहा है, हमें राशन नहीं मिल रहा है, क्योंकि नीति निर्देशक तत्व किसमें? न्यायालय में अपरिवर्तनीय है। ठीक है, मूल अधिकार जो है वो सरकार की जो शक्ति होती है उसे घटा देता है। अगर सरकार के रेस्पेक्ट में बात की जाए तो मूल अधिकार सरकार के रेस्पेक्ट में ऋणात्मक नेगेटिव होते हैं। ठीक है, जबकि नीति निर्देशक तत्व सरकार की शक्ति को बढ़ा देते हैं। सरकार चाहे तो देगी, सरकार चाहे तो नहीं देगी। ठीक है, तो सरकार के लिए क्या है? शक्ति को बढ़ा देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, और ये सरकार के लिए धनात्मक रूप से काम करते हैं। मूल अधिकार के पीछे कानूनी मान्यता है, लेकिन नीति निर्देशक तत्व के पीछे राजनीतिक मान्यता है। ठीक है, मूल अधिकार को निलंबित किया जा सकता है, संसद कर सकती है, राष्ट्रपति कुछ समय के लिए कर सकता है, आपातकाल में निलंबन हो सकता है, लेकिन आपके नीति निर्देशक तत्व निलंबित नहीं हो सकते हैं। मूल अधिकार व्यक्ति की भलाई के लिए है, जबकि नीति निर्देशक तत्व समाज की भलाई के लिए है। आई होप भाग 4 आपको समझ में आया होगा।